हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पॉल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने हार्मोनल कंट्रोल के बारे में पढ़ा था कि हार्मोन कैसे काम करते हैं और कब हार्मोन रिलीज़ करना है, कब नहीं करना है, कब स्पर्म रिलीज़ करना है, कब नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। गोनेडोट्रॉपिन क्या होता है, LH क्या होता है, FSH क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोगों को क्या देखना है, आज हम लोगों को यहाँ पर देखना है शुक्राणु के बारे में, यानी कि स्पर्म के बारे में। ठीक है, सो 1 मिनट, पेन दिक्कत दे देता है। चलो, तो ये शुक्राणु के बारे में हम लोग देखने वाले कि स्पर्म कैसे काम करता है, क्या होता है, संरचना की क्या होती है। तो इसकी संरचना के की जांच करें। तो एनसीईआरटी कहती है आइए हम एक शुक्राणु की संरचना की जांच करें। यहाँ एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जिसको आंखों से नहीं देख सकते हो। तो उसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है शीर्ष यानी कि हेड, दूसरा होता है ग्रीवा यानी कि नेक यानी कि गर्दन, और तीसरा होता है मध्यखंड यानी कि मिडिल पीस। ठीक है, और एक होती है पूंछ। पूंछ तो समझते ही हो आप, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं टेल। तो टेल ये हो गया। तो ये इतनी संरचना होती है और ये स्पर्म का डायग्राम है, तो इसको देखेंगे हम लोग। चलो आगे हम लोग देखते हैं। तो चित्र 3.6 में ये बताया गया है, तो अभी देखेंगे। तो इसमें क्या क्या होती है? एक प्लाज्मा झिल्ली होती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया यानी बॉडी को आवृत किए रहती है। चलो, तो साथ साथ हम लोग थोड़ा डायग्राम भी देख लेते हैं, तो हमको दोबारा से नहीं देखना पड़ेगा। तो शुक्राणु है, उसमें प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली देख लेते हैं। ये देखो, ये प्लाज्मा झिल्ली पूरी बॉडी को क्या करता है? कवर्ड करता है। तो ये याद रखना है। इसके बाद शुक्राणु के शीर्ष पे एक दीर्घीकृत इलोंगेटेड अगुणित केंद्रक होता है जिसको हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसका अग्रभाग एक टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है जिसे अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। सो 1 मिनट, देखो क्या कह रहे हैं। ये तो हो गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओह माय गॉड, इतना बड़ा पेन। चलो, तो ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरी बॉडी से कवर है। इसके बाद इसका टोपीनुमा संरचना जो है अग्रपिंडक, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो केंद्रक होगा ये हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड का मतलब N, यानी कि आधे गुणसूत्र होंगे। कितने? N का मतलब 23। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और इसका जो आगे का भाग है वो क्या होता है? अग्रपिंडक, जिसको इंग्लिश में आपको याद रखना है एक्रोसोम। ठीक है, यह अग्रपिंडक उन प्रकीर्णों यानी एंजाइम से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो अग्रपिंडक है यानी कि जो एक्रोसोम है, इसके पास बहुत सारे एंजाइम हैं जो क्या करेगा कि जब ये ओवम के पास जाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इसको ब्रेक करने के लिए, इस अंडे को तोड़ने के लिए एंजाइम क्या करेंगे? मदद करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम से भरा होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। और शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्र कणिकाएं, सॉरी 1 मिनट, सूत्र कणिकाएं यानी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। कहाँ पे? मध्य खंड में। मध्य खंड कौन सा है? ये वाला है, मिडिल पीस। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये देखो लिखा हुआ है सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया यानी तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत करते हैं। देखो स्पर्म कैसे होते हैं? ऐसे, और फिर वो ऐसे 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 जाते हैं। आपने 3 इडियट मूवी में देखा होगा या और कोई वीडियो में देखा होगा कि बहुत स्पीड मतलब बहुत तेज गति से जो है परिवहन करते हैं। तो उसके लिए क्या लगेंगी? एनर्जी लगेंगी। एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी तैरने के लिए ऊर्जा कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया, जो मिडिल खंड में होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। तो ऊर्जा मिल गई, जो पूंछ को गति प्रदान सो 1 मिनट, जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनाता है। देखो बहुत स्पीड से जाएगा तभी तो कार्य कर पाएगा। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है। और बहुत सिंपल सी बात है, मैंने ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था तब भी मैंने बता दिया था आपको कि मैं एनसीईआरटी को समझाने का काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का नहीं। अगर पढ़ाऊंगा तो सिर्फ मैथुन बोल के आगे निकल जाऊंगा। इसको आपको समझना है। इसको हम लोग कहते हैं सेक्स। ठीक है,
सेक्स आप लगभग देखो पता सबको है, लेकिन ये शब्द ऐसा है ना कि मतलब जब बोल दिया जाता है तो सामने वालों को ऐसा लगता है और ये क्या बोल दिया है और ये क्लास में क्या बोल रहे हैं सर। तो देखो पता सबको है, और अगर आपको और ऑफिशियल लैंग्वेज में पढ़ना है, ऐसी मतलब समझना नहीं है सिर्फ पढ़ना है, तो आप और कहीं से पढ़ सकते हो, या तो फिर क्या करो आप ये चैप्टर ही मत पढ़ो, सबसे बेस्ट ये है। ठीक है, तो मेरा काम समझाना है, तो जितनी सरल लैंग्वेज में हो सके उतनी सरल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। तो ये हालांकि ये हमें क्लास में सुनने में प्रॉब्लम है ये शब्द, टीवी में जब मूवी वगैरह देखते हैं तो आजकल तो आपको पता है इसी का जिक्र होता है, और गर्ल्स हो या बॉयज़ सभी को पता है। ठीक है, और ना भी पता हो, ये बहुत मासूम हो कोई जो मतलब अभी बड़ा नहीं हो, मेंटली जो है स्ट्रांग नहीं हुआ हो, तो वो ये भी बता देना, हम क्लास में इस पे भी डिस्कस कर सकते हैं कि इस प्रोसेस में होता क्या है। ठीक है, बाकी आप समझदार हो। चलो तो हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे मैथुन के दौरान या फिर जो है मास्टरबेशन के दौरान जो मेल्स में होते हैं 20 से 30 करोड़ शुक्राणु जो है स्खलित करता है, स्खलित यानी कि रिलीज करता है। ठीक है, और सामान्य उर्वरकता यानी अभंधता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर ये स्पर्म जो है तभी फर्टाइल होंगे, यानी तभी बच्चे पैदा कर पाएगा जब ये 20 से 30 करोड़ में से 60 यानी 60% शुक्राणु जो है सामान्य आकार के होने चाहिए, और आकृति वाले भी मतलब अच्छी आकृति यानी सामान्य आकृति उनकी होनी चाहिए। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हो। देखो 60 तो ऐसे चाहिए, 60% जिसकी आकार अच्छे, मतलब जिसका आकार अच्छा हो, आकृति अच्छी हो, और उसमें से भी 40% ऐसे चाहिए जो बहुत तीव्र गति से जो है कहाँ तक के पहुँच सके, फैलोपियन ट्यूब तक के। ये फीमेल में होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे पढ़ चुके हम लोग, मतलब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ तक के पहुँचने के लिए इसको तीव्र गति की आवश्यकता होती है, जो इसको माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। क्लियर है यहाँ तक के? चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे शुक्रजनन नलिका में 1 मिनट, शुक्रजनन नलिकाओं से मोचित यानी रिलीज शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित यानी ट्रांसपोर्टेड होते हैं। यानी ये कहाँ तक के जाते हैं? शुक्र नलिकाओं से सहायक नलिकाओं से होते हुए जाते हैं। और जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने पढ़ाया था तब आपको बता दिया था कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिग्रहण, शुक्रवाहक, शुक्राशय तथा पुरस्थ ग्रंथियों का स्त्रावन भी आवश्यक है। ठीक है ने, ये जो सहायक नलिका है और जो ग्रंथि है इनका स्त्रावन भी जो है आवश्यक है। 1 मिनट, बहुत ज़्यादा जूम हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद शुक्राणु की बात करें। 1 मिनट, इतना तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको क्योंकि छोटी छोटी चीज़ हो जाती है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य यानी सीमेन बनाते। तो ये आपको याद रखना ये लाइन कि यहाँ पे सीमेन कैसे बनता है यानी वीर्य कैसे बनता है। तो शुक्राणु प्लस क्या, शुक्राणु प्लाज्मा मिलके बनाते हैं। और पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथिकाओं के कार्य को वृषण हार्मोन यानी कि एंड्रोजन, वृषण से हार्मोन कौन सा रिलीज होता है? एंड्रोजेंस, हाँ ये वृषण हार्मोन एंड्रोजन ये बनाए रखता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इतनी चीज़ें क्लियर है क्या यहाँ तक के? और नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं तो फिर आ जाता है oogenesis। तो oogenesis अभी नहीं देखते, पहले हम लोग देखते हैं डायग्राम। किसका डायग्राम? शुक्राणु की संरचना लगभग देख चुके हम लोग। 1 मिनट, देखो ये क्या है? शुक्राणु की संरचना, ये है इसकी पूंछ, ये इसका मध्य भाग, 2 भाग हो गए, इसका 2 भाग और देखने हैं। 1 मिनट, तो तीसरा भाग ग्रीवा यानी कि ये नेक, और चौथा भाग शीर्ष यानी कि हेड। क्लियर है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। अग्रभाग अग्रपिंडक, एक्रोसोम, बहुत सारे एंजाइम भरे रहते हैं। हैप्लॉइड केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ होता है, ग्रीवा देख चुके हैं, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है यहाँ तक के? और एक और क्वेश्चन है जो यहाँ से आता है, कई बार आया है कि ये जो एक्रोसोम है ये 1 मिनट, ये एक्रोसोम व्यवस्थित कहाँ होता है, इनका अरेंजमेंट कहाँ होता है? तो ये आपको याद रखना है, गोल्जी बॉडी। क्वेश्चन आया हुआ है इससे पहले, तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन आया हुआ है। क्लियर है? तो ये याद रखना।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोगों को पढ़ना है अंडाशय के, पेन ही नहीं चल रहा है, अंडाशय के आरेखित काट का एक दृश्य, यानी ऊजेनेसिस वाली प्रोसेस हम लोगों को देखना है। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स करके बताना। मैंने बोला अगर कुछ भी कमेंट्स नहीं करोगे तो कम से कम मुझे यस लिख के भेज देना, ताकि मुझे पता रहे कि वीडियो आपको समझ में आ रहा है, यानी क्लासेस समझ में आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ये वैल्यूबल वीडियो लगा है, आपको वीडियोज़ को सीखने को मिल रहा है, तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे, ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो सके। ठीक है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।